कंसिस्टेंसी कहां आ रही है, इनएफिशिएंसी कहां आ रही है? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म से कोरिलेट कर गया तो हो क्या रहा है यहां पे दोनों में एक्सप्लेनेशन हो रही है एक दूसरे के साथ, राइट? टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि बीटा 2 क्या है, 0, राइट? बीटा 2 जो है वो क्या है, 0 है। अगर कम होगी तो ये जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाएगा, कम होगी तो रिजेक्ट होगा। मींस हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कोफिशिएंट है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट है। देखो आज के लेक्चर में जो हम बात कर रहे हैं वो टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी की कर रहे हैं। अब साइमल्टेनिटी का मतलब क्या है वो समझो पहले। साइमल्टेनिटी का सिंपल सा मतलब है कि क्या आपकी इक्वेशन में एंडोजीनियस वेरिएबल जो है एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है क्या? अगर एंडोजीनियस वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाए तो एंडोजीनियस वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कोरिलेट करता है किससे, आपके एरर टर्म से। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एरर टर्म से कोरिलेट करने लग गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो आपके ओएलएस के जो एस्टिमेटर्स आएंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएंगे, वो इनकंसिस्टेंट होंगे और इनएफिशिएंट होंगे। ये बात पहली बात है जो हमें समझनी है, राइट? मींस ओएलएस जितने भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो हमें देता है वो कंसिस्टेंट और एफिशिएंट देता है, लेकिन सब्जेक्ट टू क्या है, जो अजम्पशंस फुलफिल हो रही हैं वो सारी की सारी आपकी पूरी होनी चाहिए। एंड वन ऑफ द अजम्पशन कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एरर के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए। अगर कोरिलेट करता है तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम कहां आ रही है, इनकंसिस्टेंसी कहां आ रही है, इनएफिशिएंसी कहां आ रही है। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एरर टर्म से कोरिलेट कर गया तो हो क्या रहा है यहां पे दोनों में एक्सप्लेनेशन हो रही है एक दूसरे के साथ, राइट? आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन्फ्लेट कर जाएगी। आर स्क्वायर बेसिकली कहता क्या है, आर स्क्वायर एक्सप्लेन्ड वेरिएंस दिखाता है आपके मॉडल का। आर स्क्वायर थ्योरेटिकली क्या बताता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना परसेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आर स्क्वायर इज ऑल अबाउट। लेकिन अगर वो एक्सप्लेनेशन कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एरर से कोरिलेशन होने की वजह से आ रहा हो तो जो आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो इन्फ्लेट हो जाएगा ना। मतलब रियल आर स्क्वायर से जो आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्परियस आर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से बेसिकली आपके जो रिग्रेशन कोफिशिएंट हैं वो क्या हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, है ना। वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है बायस हो जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं। सो इस वजह से सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी बनाने के लिए। और फिर वही बात है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन जब आपने बना ली फिर आप उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हो कि जस्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है, अनआइडेंटिफाइड है। जब जस्ट आइडेंटिफाइड होता है तो इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से हम उसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। मींस आईएलएस जो हम लगाते हैं इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर, वो किस पे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशन पे। वहां से जो हमारे कोफिशिएंट निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। और उन रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट से हम अल्टीमेटली क्या निकालते हैं, स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स। आर यू गेटिंग मी? अगर आपकी जो इक्वेशन है उसकी आपने आइडेंटिफिकेशन की ऑर्डर और रैंक कंडीशन की मदद से, जस्ट आइडेंटिफाई उसको आपने डिस्क्राइब कर दिया। ओवर आइडेंटिफाई अगर आपने डिस्क्राइब किया है, फाइंड आउट हुआ है, तो अल्टीमेटली आपको जो रिजल्ट मिलेंगे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट जो आप निकालोगे वो किसकी मदद से निकालोगे, टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन की मदद से निकालोगे। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ठीक है। अनआइडेंटिफाइड है तो वी कांट डू अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट, राइट? तो ये चीजें जो हैं वो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हमने बात करनी है वो बात करनी है टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी की। टेस्ट ऑफ साइमल्टेनिटी को जो है वो हम समझते हैं एक क्वांटिटी थ्योरी अकॉर्डिंग टू केन्जियन अप्रोच की मदद से उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स डू इट। तो देखो दो फंक्शन की हमने बात करनी है। पहला जो फंक्शन है वो आपका वो है इनकम फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन है आपका वो है क्या, मनी फंक्शन। मनी सप्लाई फंक्शन की हम बात कर रहे हैं यहां पे। इनकम फंक्शन अकॉर्डिंग टू देम क्या होता है ये देखते हैं कि आपके देश की जो भी जीडीपी है जिसको मैं मान लो y1 कह रहा हूं टी टाइम पीरियड में, दैट डिपेंड्स अपॉन सम कांस्टेंट प्लस में y2 टी टाइम पीरियड में। y2 यहां पे जो वेरिएबल है दैट इज द मनी सप्लाई।
प्लस में अल्फा 2 का वेरिएबल x1t मैं बोल रहा हूं। x1 जो आपका वेरिएबल है दैट इज एक्सोजीनियस वेरिएबल, जिसको मैं मान के चल रहा हूं कि दिस इज फेडरल एक्सपेंडिचर, मींस फेडरल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसकी मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और जो लास्ट वेरिएबल आपके पास है दैट इज अल्फा 3 का, जिसको मैं बोल रहा हूं दिस इज x2 टी टाइम पीरियड में। x2 जो यहां पे है वो है हमारे पास ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टी टाइम पीरियड में, राइट। ये हमारे पास क्या आ गया, इनकम फंक्शन आ गया। मनी फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, जो y2t है, y2 क्या हमारा मनी सप्लाई की हम बात कर रहे हैं टी टाइम पीरियड में, दैट डिपेंड्स अपॉन सम कांस्टेंट प्लस में बीटा 1 इनटू में आपके देश की इनकम जीडीपी से, जिसको हम डिनोट करेंगे y1t, राइट। दोनों के साथ हम एरर टर्म को हमने ऐड करना है, एरर टर्म को ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन के साथ। तो ये दो आपके पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन करने से पहले रैंक और ऑर्डर कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा क्या उसकी जरूरत भी है कि नहीं, क्या ओएलएस से आपका काम चल सकता है कि नहीं काम चल सकता है, इसको हमें पहले देखने की कोशिश करनी है। तो एक चीज समझो इसके अंदर कि लेट सपोज करो कि इसके अंदर कोई साइमल्टेनिटी नहीं आती, लेट सपोज करते हैं नो साइमल्टेनिटी, ठीक है। कोई साइमल्टेनिटी ना आने के बावजूद भी आपने अगर इस पे इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा दिया, अगर जरूरत पड़ रही है तो, जस्ट आइडेंटिफाइड है, या फिर ओवर आइडेंटिफाइड है तो टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड लगा दिया, राइट। मींस आपने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाई, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट निकाले, उसकी मदद से आपने जो आपके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है, मींस अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, बीटा 0, बीटा 1, इसको एस्टिमेट करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स। तो जो आपके रिजल्ट आएंगे ना ऐसे टाइम पे, जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होंगे लेकिन इनएफिशिएंट होंगे। इनएफिशिएंट का मतलब नॉन एफिशिएंट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो वेरिएंस है आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट में वो मिनिमम नहीं होने वाला बिल्कुल भी, राइट। तो हमें सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम है भी क्या नहीं। दो तरह के टेस्ट हैं जिससे हम साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम को देख सकते हैं, एक है होजमैन टेस्ट और दूसरा है पिंडिक रोबिनफील्ड टेस्ट। एक एक करके दोनों टेस्ट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हम होजमैन टेस्ट की। होजमैन टेस्ट से हम फाइंड आउट करते हैं कि साइमल्टेनिटी की प्रॉब्लम इन इक्वेशन में हमें दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनानी है। सबसे पहला काम क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाने का। बनाते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस। ओके, पहली इनकम फंक्शन, मतलब दो एंडोजीनियस वेरिएबल है ना आपके पास। कौन कौन से एंडोजीनियस वेरिएबल है, y1t और y2t, ये दो एंडोजीनियस वेरिएबल है हमारे पास। एक्सोजीनियस वेरिएबल हमारे पास कितने, अगेन दो एक्सोजीनियस वेरिएबल है, x1t और x2t। इसको वेरिएबल को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। y1t जो है आपका दैट इज जीडीपी, ठीक है, जीडीपी है आपकी y1t टी टाइम पीरियड में किसी भी कंट्री की। ओके, जो y2t है आपके पास वो M2 मनी सप्लाई है टी टाइम पीरियड में, ठीक है। जो आपके पास x1t है वो फेडरल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, जो बजट में हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी बात कर रहे हैं टी टाइम पीरियड में। जो दूसरा एक्सोजीनियस वेरिएबल है x2t जिसको हम बोल रहे हैं, ये आपके पास है ग्रोस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टी टाइम पीरियड में, या फिर ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, बात दोनों की दोनों एक है, कई बार इधर उधर हो जाती है, राइट। सो दो हमारे पास एंडोजीनियस वेरिएबल है, दो हमारे पास एक्सोजीनियस वेरिएबल है। ओके, जब हम रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकालते हैं तो अल्टीमेटली रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन कैसे निकलती है, जो आपके एंडोजीनियस वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करते हैं, राइट। और जो रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट के साथ में वेरिएबल आएंगे वो कौन से आएंगे, एक्सोजीनियस वेरिएबल्स आएंगे। मींस जो दो इक्वेशन बनेगी यहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट की, वो क्या क्या बनने वाली है, एंडोजीनियस वेरिएबल पहला आपके पास y1t, ओके, दैट इज इक्वल टू π0 प्लस में π1 के साथ आप क्या लेंगे, पहला एक्सोजीनियस वेरिएबल दैट इज x1t, सेकंड π2 इनटू में
x2t, ठीक है। और प्लस में फिर आप कहें कि दिस इज लाइक अ एरर टर्म। ओके, दूसरा जो आप रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाएंगे वो दूसरे एंडोजीनियस वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके बनाएंगे। सो दूसरा क्या है, y2t दैट इज इक्वल टू पाई3 सम कांस्टेंट प्लस में पाई4, इसके साथ अगेन एक्सोजीनियस वेरिएबल ये, प्लस में पाई5 आपके पास है x2t प्लस में मान लो मैं कह रहा हूं wt। तो दो आपके पास इक्वेशन होगी, ये दोनों की दोनों इक्वेशन कौन सी है, रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन है। ये जो पाइज आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे 5 पाई है ना आपके पास, पाई 0 से पाई5 6 पाइज हैं आपके पास, ये क्या है, ये रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स हैं, राइट हमारे पास। ओके, अब आगे देखो हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली एक इक्वेशन को एस्टिमेट करना है, फिर उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी और रेजिड्यूल की जो एस्टिमेटेड वैल्यूज होंगी उनको हमने रिग्रेस करवाना है किससे, दूसरी इक्वेशन से। कैसे करवाना है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन हमने ले ली, मान लो ये पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं, दिस वन। ओके, देखो बोल्ट्जमैन टेस्ट के लिए आपने बेसिकली क्या करना है, अब आपके पास दो वैल्यू आ चुकी हैं। कौन कौन सी दो वैल्यू आ चुकी हैं आपके पास, एक तो y1t हैट आ चुका है, नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो दो वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एक तो y1t हैट आ चुका है आपके पास, और दूसरी वैल्यू जो आपके पास आ चुकी है वो क्या आ चुका है, vt हैट आ चुका है। दो आपने एस्टिमेट किया ना वैल्यू, प्रिडिक्ट किया मींस आपने एस्टिमेट कर ली वो दोनों वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए, देखो हमारे पास इक्वेशन थी मनी फंक्शन की ये, ठीक है। इसमें आपके पास क्या क्या है, इसमें आपके पास y2 है t टाइम पीरियड में। अब आपको ये इक्वेशन को एस्टिमेट करना है साइमल्टेनिटी चेक करने के लिए। कौन सी इक्वेशन को, मनी सप्लाई टी टाइम पीरियड में इज इक्वल टू β0 प्लस में β1, y1t की जगह क्या रख देना, अब आपको y1t जो आपने एस्टिमेट किया है वो वाला रख देना बेसिकली, राइट, एस्टिमेट वाला रख देना, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ऐड ऑन करनी है वो करनी है क्या, एरर टर्म। एरर टर्म क्या है आपकी, जो आई है vt हैट, इसको आपको एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंसर्ट कर देना आपकी रिग्रेशन इक्वेशन में। और तीसरी चीज जो आपको देखनी है वो देखनी है अगेन जो आपका एरर रह गया वो सेम एरर एज इट इज। अब बोल्ट्जमैन टेस्ट कैसे चेक करेगा साइमल्टेनिटी है कि नहीं, सिंपल, हमने यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक कोफिशिएंट को देखना है साइमल्टेनिटी चेक करने के लिए, दोनों के दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल में। और वो जो वेरिएबल है आपका, वो वेरिएबल है बेसिकली जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो है ये। अगर ये β0 स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आता है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट आता है, तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट कब आएगा, ये देखो जब हम टी टेस्ट देखेंगे इस रिग्रेशन कोफिशिएंट का, β2 का जो टी टेस्ट देखते हो आप, टी टेस्ट का नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि β2 क्या है, 0, राइट, β2 जो है वो क्या है, 0 है। अगर इस टी टेस्ट की पी वैल्यू लेस देन 0.05 है तो ये जो 0 वाला आपने हाइपोथेसिस माना है वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आपको दिखाई देगी β2 की वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू है, राइट। और अगर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट वैल्यू आई आपकी β2 की तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी इन योर इक्वेशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट। अब देखो ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसको समझने की कोशिश करो, मेन रीजनिंग क्या है इसके पीछे। मेन रीजन इसका ये है कि अब आप दो इक्वेशन देखो, जब इनकम फंक्शन की आपने इक्वेशन देखी तो इनकम फंक्शन में आपने क्या कहा कि जो y1t है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है,
राइट, और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी इक्वेशन में ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एरर टर्म है, यही हमने बात की है ना। अब जो नीचे वाली इक्वेशन है ना, इसके अंदर आप देखो हमने जो वी टी की बात की, राइट, ये एक एरर टर्म है। एरर टर्म का कोफिशिएंट अगर स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हुआ, मींस इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको किस पे दिखाई दे रहा है, आपके एंडोजीनियस वेरिएबल पे दिखाई दे रहा है। कौन सा एंडोजीनियस वेरिएबल पे? Y2 पे, मींस मनी सप्लाई पे। इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, जो ये VT बना है, ये VT के अंदर ये पर्टिकुलर एरर टर्म भी है कि नहीं है? अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन ये पर्टिकुलर एरर टर्म और ये पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब OLS से आप इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते। अब जो ये VT बना है, VT के अंदर ये वाला पर्टिकुलर एरर टर्म तो है ना, आर यू गेटिंग मी और नॉट? अगर ये एरर टर्म है और हमने ये यहां पे साबित कर दिया कि VT का जो कोफिशिएंट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कोफिशिएंट, मींस इस पर्टिकुलर वेरिएबल का देयर इज ए रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंडोजीनियस वेरिएबल M2 है ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इनकम फंक्शन वाली इक्वेशन के अंदर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो हमें सिंपल सी बात है, अब जो एस्टिमेट करना है साइमल्टेनिटी चेक करने के लिए, जो इक्वेशन एस्टिमेट करना है, कौन सा चेक करना है? ये देखो, अब ये इक्वेशन बनाते हैं प्रॉपर, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैं दोबारा से रीराइट कर रहा हूं। अब ये इक्वेशन बताना मेरे को क्या है, देखो, y2t इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1, y1t जो आपने एस्टिमेट किया प्लस में बीटा 2, vt जो आपने एस्टिमेट किया प्लस में जो आपका एरर टर्म था, ये था ना। अब इसकी देखो वैल्यू क्या क्या आई थी, वैल्यू जो आई है आपकी y2t इज इक्वल टू कुछ बीटा 0 आया है, बीटा 0 की जो वैल्यू है वो ये है, प्लस में बीटा 1 की वैल्यू, बीटा 1 की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, देखो आपको 0.82, ठीक है, y1t एस्टिमेटेड, प्लस में जो बीटा 2 की वैल्यू है वो है 0.095, vt एस्टिमेटेड प्लस में एरर टर्म आपकी, ये वैल्यू आई थी आपकी स्क्रीन पे जब हमने इसको एस्टिमेट किया। अब देखो ध्यान से, ये जो पर्टिकुलर आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है उसकी अगर आप t वैल्यू देख रहे हो तो इसकी जो t वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी 1.27, और इसकी जो p वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही है क्या, 0.211। अब ये p वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05, अगर ये ग्रेटर देन 0.05 है तो इट मींस कि नल हाइपोथेसिस आपका क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाए। और आपका नल हाइपोथेसिस क्या था, मींस कि स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है वो है कि नहीं है। ये देखो, ये इक्वेशन देख रहे हो, ये इक्वेशन का जो टी टेस्ट का बीटा 2 की वैल्यू 0 है, ये इसका नल हाइपोथेसिस है, H0 है ना इसका, है ना। अब H0 को आप एक्सेप्ट कब करोगे, जब इसकी वैल्यू इससे ज्यादा होगी तब उसको एक्सेप्ट करोगे, राइट। मींस ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या समझे? उल्टा हो गया, उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, सही कह रहे हो बिल्कुल। देखो ध्यान से, दोबारा देखते हैं इस चीज को। हमने देखो प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो बीटा 2 है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो है कि बीटा 2 वो 0 है, ठीक है। ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा, जब ये p वैल्यू 0.05 से कम होगी। अगर कम होगी तो ये जो नल हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाएगा, कम होगी तो रिजेक्ट होगा। मींस हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कोफिशिएंट है ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट है। अगर p वैल्यू 0.05 से कम होगी तब वो वेरिएबल स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट आपको आएगा बीटा 2, लेकिन अगर p वैल्यू ज्यादा होगी ना तो वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0, एंड इफ दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 इट मींस
कि जो वीटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मींस जो आपने मनी सप्लाई की बात कर रखी है। आर यू गेटिंग मी और नॉट अगेन? यहां पे जो आपकी पी वैल्यू आ रही है, अगर ये पी वैल्यू लेस देन 0.05 होती तो आपका जो H0 जो आपने माना है कि बीटा 2 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, वो क्या हो जाता? रिजेक्ट हो जाता। ठीक है, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो आप इसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे, इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे। इस चीज को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे का मतलब क्या है? इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। इसको एक्सेप्ट करने का मतलब जो ये आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो वैल्यू दिखाई दे रही है, दैट इज नॉट दिस, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। 0.09 जो है वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? 0 के इक्वल है। अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल का कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा इसमें। जब कोई इफेक्ट ही नहीं आया तो इट मींस कि आपकी जो आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है साइमल्टेनिटी की, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी इन दिस पर्टिकुलर केस। समझे? कोई डाउट? एनीवन? नहीं ना? हाँ जी, आप बताओ। अब पूछ रहा हूं मैं, बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूं, और कोई है ही नहीं है पीछे। समझ आ गया? किसी को डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है दोबारा, है ना? ये जो मैंने आपसे बात की है, ये बात की है किसका? बोल्ट्जमैन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो पिंडिक और रूबिनफील्ड का टेस्ट है। पिंडिक और रूबिनफील्ड के टेस्ट में आप देखो क्या देखेंगे। जो टेस्ट है साइमल्टेनिटी का, उसके अंदर आप क्या देखेंगे? देखो, इसमें अपन ने ये इक्वेशन देखी थी बोल्ट्जमैन टेस्ट में। इसमें जस्ट हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं लेनी है y1t की, एक्चुअल वैल्यू लेनी है। मींस हमने क्या करना है, y1t की एक्चुअल वैल्यू लेनी है, एस्टिमेटेड नहीं लेनी। लेकिन आपने साथ में क्या लेना है, ये जो vt है ये लेना है एस्टिमेटेड। और सेम चीज चेक करनी है फिर भाई कि ये स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट है क्या नहीं आपका ये पर्टिकुलर बीटा 2। अगर बीटा 2 स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हुआ, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी। अब टी टेस्ट से पता चल सकता है कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है क्या नहीं। अगर पी वैल्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर पी वैल्यू लेस देन 0.05 आती है किसी भी रिग्रेशन कोफिशिएंट के टी टेस्ट की, 0.05 से कम आती है, तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट है। अगर पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा आती है तो आप आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाते। मींस जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट आएगा वो स्टेटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट आएगा, राइट? और इनसिग्निफिकेंट का मतलब है उसकी जो वैल्यू आपको दिखाई देगी, कुछ भी वैल्यू हो, दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू 0। आर यू गेटिंग मी और नॉट? देखो, आपने क्या किया है, y2t इज इक्वल टू बीटा 0 की वैल्यू क्या है, -2625। बीटा 1 जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू क्या है, 0.82 y1t। लेकिन जो vt आपने एस्टिमेट किया उसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में 0.734 vt एस्टिमेटेड, प्लस में एरर टर्म। अब आपको अगेन किसको देखना था, इस बीटा 2 को, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट को। अब ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो टी वैल्यू है, वो टी वैल्यू क्या है, वो है -9.60। और इसकी जो पी वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0.05, 0.000 दिखाई दे रही है ना, तो लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, ये जो आपका आया, दैट इज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट। और अगर ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट हुआ तो देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी, कि वो जो वेरिएबल है वो एंडोजीनियस वेरिएबल है जो मनी सप्लाई है बेसिकली इनकम फंक्शन के अंदर। और अगर इनकम फंक्शन के अंदर वो एंडोजीनियस वेरिएबल है तो आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह का बेसिकली ये इक्वेशन है, जस्ट आइडेंटिफाइड है, ओवर आइडेंटिफाइड है या अनआइडेंटिफाइड है। और अकॉर्डिंगली आप जो है एस्टिमेशन का इस्तेमाल करेंगे।
रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट की मदद से, रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन की मदद से रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट निकालेंगे, रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट की मदद से स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट निकालेंगे। स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट का मतलब ये कोफिशिएंट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट। रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट कौन से होते हैं? जो ये पाइज, ये सारे के सारे रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स हैं। तो आप एस्टिमेट करेंगे फर्दर रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट्स को, उसकी मदद से आप फाइंड आउट करेंगे क्या? आपके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ साइमल्टेनिटी डायग्नोशन, कि आप उसको डायग्नोस्टिक कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द होजमैन टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू पिंडिक रोबिनफील्ड टेस्ट। अब कोई डाउट है तो बताओ। नहीं ना? अब देखो दोनों के दोनों अलग अलग एस्टिमेशन के तरीके बता रहे हैं, रिजल्ट दोनों में अलग अलग है, लेकिन जो पिंडिक एंड रोबिनफील्ड का मेथड है ना, वो मोर एफिशिएंट है, वो ज्यादा एफिशिएंसी से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है, राइट? दैट्स व्हाई दे आर्ग्यूड कि आपको चाहिए कि आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए, होजमैन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। दैट इज व्हाट दे आर्ग्यू, राइट? बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ रिसर्चर ओनली, कि किस पर्टिकुलर मेथड का आपको इस्तेमाल करना है आपके रिसर्च पेपर में या किसका नहीं करना। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। कल के लेक्चर में फिर वही काम करेंगे, 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। कल के लेक्चर में फॉर श्योर 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन करेंगे। ओवर आइडेंटिफाइड जो आपकी इक्वेशन है, ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ना, ये ओवर आइडेंटिफाइड है। जब आप रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन लगाएंगे, लगा के देखना, आज के लिए आपके लिए टास्क यही है घर के लिए, कि आप इस पे रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन लगाना, फाइंड आउट करना कि ये कैसे ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशंस हैं। एक बार इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी ओवर आइडेंटिफाइड की, उसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड है इसके स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट निकालने के लिए? हमें 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो कल के लेक्चर में हम 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड की मदद से ये जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है इन दोनों के दोनों फंक्शन के, राइट, मींस कौन कौन सा फंक्शन? इनकम फंक्शन एंड मनी सप्लाई फंक्शन, दोनों के स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट फाइंड आउट करें। ठीक है, कोई डाउट? नो? ओके।